पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है, और पेपर लीक के मामले में पाप का घड़ा भरा हुआ था जो फूट रहा है। जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, ये खुलासे चौंकाने वाले हैं। आज बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों नहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस मसले पर गिरफ्तार किया जाए या फिर उनसे पूछताछ की जाए। बातचीत इस पर भी करेंगे कि टिब्बी में, हनुमानगढ़ में किसान आंदोलित हैं तो दोष किसका है, और सरकार आखिर सोती हुई क्यों रहती है। पेपर लीक से शुरुआत कर लेते हैं। पेपर लीक के मसले पर हमने जो जो कहा था वो सब कुछ सच होता नजर आ रहा है। मुझे याद है जब मैंने कहना शुरू किया था तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तरफ से कहा गया था कि कुछ लोग जानबूझकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। बीएल जाटावत के समय, जिस समय लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा और जेईएन भर्ती परीक्षा के पेपर लीक को लेकर आंदोलन हुए, जांच नहीं हुई और अपने एक बेहद करीबी हरिप्रसाद शर्मा को कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष अशोक गहलोत ने बना दिया। अब कहा जा रहा है कि ये वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2020, जिसकी परीक्षा 2022 में जाकर हुई, वो प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक हो गया था। रुचि प्रिंटिंग प्रेस भोपाल में ये पेपर छप रहा है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को पता होता है। ये पेपर लीक माफिया जबराराम जाट को कैसे पता चल गया और वो भोपाल तक कैसे पहुंच गया, जहां से केडी डॉन उसे ये पेपर निकाल कर दे दिया। ये खेल पहले से चल रहा था। ये खेल कहा गया कि बीएल जाटावत के समय शुरू हुआ था, जो हरिप्रसाद शर्मा के समय तक जारी रहा, जब तक उनके मन में इच्छा नहीं हुई फुलेरा से चुनाव लड़ने की। ये जांच का विषय है और इस पर पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर प्रिंटिंग प्रेस का पता पेपर माफियाओं को कहां से मिल रहा था, और क्या सभी परीक्षाएं 2018 से लेकर 2023 तक सभी परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहे हैं। जितनी भी परीक्षाएं हुई है, चाहे वनरक्षक परीक्षा हो, वनपाल परीक्षा हो, जेईएन परीक्षा हो, लाइब्रेरियन परीक्षा हो, कौशल नियोजन की परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। ऐसा अंदेशा इसलिए जताया जा रहा है कि सीधे प्रिंटिंग प्रेस से ही 25 लाख में खरीद लेकर आते थे और 1.5 करोड़ 2 करोड़ में बेचते थे। पूरे राजस्थान में बांटा जाता था। बड़ा सवाल है, जब बीएल जाटावत को वसुंधरा राजे जाते जाते 2018 फरवरी 24 फरवरी को कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाई थी, तब भी मैं चौंका था, क्योंकि बीएल जाटावत अशोक गहलोत की आंखों के नूर थे, बेहद करीबी अधिकारी थे। बीएल जाटावत को वसुंधरा राजे ने कैसे कर्मचारी चयन बोर्ड में बैठाया था, यह पता ही नहीं चल पाया। कहने वालों ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन कहें क्या यहां पर कि कैसे कैसे क्या क्या खेल हुआ था। बीएल जाटावत अनवरत जारी रहे तमाम आरोपों के लगने के बाद अशोक गहलोत सरकार में भी, और ये जनवरी 2021 तक 20 में भी रहे और 21 जनवरी तक लगातार इनका कार्यकाल जारी रहा। आरोप लगते रहे पेपर लीक के, मगर अशोक गहलोत ने इनसे इस्तीफा लिया। ना तो इनकी गिरफ्तारी हुई, ना इनकी जांच हुई। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या 2 मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे, और अब जो हरिप्रसाद शर्मा का नाम आ रहा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष थे, और पेपर लीक माफिया को पता लग गया कि रुचि प्रिंटिंग प्रेस भोपाल में ये पेपर छप रहा है। कितने लोगों को बटा होगा, कहां कहां बटा होगा, 1 से 2, 2 से 3, आज तक हाईकोर्ट लिपिक परीक्षा में गिरफ्तारी चल ही रही है।
2-3 साल हो गए। अब बताइए यहां पर जो नौकरी पाए हुए हैं कितने लोगों की कब तक जांचें होती रहेगी? मैं बार बार कहता हूं कि राजस्थान के 2 मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के कार्यकाल में बेरोजगारों ने जो खून के आंसू रोए हैं, इस मसले पर उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी संभव हो तो होनी चाहिए, क्योंकि जानबूझ के ऐसे लोगों को ये बैठाते थे। राम खिलाड़ी मीणा जो कर्मचारी चयन बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे, कितने ईमानदार थे, उनकी ईमानदारी की कस्में आज तक लोग खाते हैं। खुद कोर्ट चला जाया करते थे और पहला अध्यक्ष जिस संस्थान का इतना ईमानदार हो, उसके बाद भी इस तरह से अध्यक्ष बनाए जाएं और फिर पेपर लीक हो तो बाढ़ी जब खेत को खाए तो फिर कौन बचाए? मगर क्या भजन लाल शर्मा में इतना साहस है कि ये अशोक गहलोत सरकार से पूछताछ करेंगे कि हरिप्रसाद शर्मा को जब बनाया था तो क्या सोचकर बनाया था? और क्या हरिप्रसाद शर्मा से भी पूछताछ होगी कि प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पेपर माफिया को कैसे पता चला और ऐसे प्रिंटिंग प्रेस को ठेका ही क्यों दिया गया जहां के सारे कर्मचारी ही मिले हुए थे पेपर लीक में? प्रिंटिंग प्रेस के चयन की प्रक्रिया क्या होती है? क्योंकि आश्चर्य की बात है कि रीट परीक्षा में भी उसी प्रिंटिंग प्रेस को ठेका मिला था जिस प्रिंटिंग प्रेस को लेकर बदनाम हुए थे अशोक गहलोत के भरतपुर से आने वाले उस समय के करीबी मंत्री, जिनका नाम रीट पेपर में भी उछला मगर कुछ हुआ नहीं। सुभाष गर्ग को लेकर जब वो माध्यमिक बोर्ड के अध्यक्ष थे तब भी आरोप लगे थे और उसी प्रिंटिंग प्रेस को जब रीट परीक्षा में पेपर छापने के ठेके मिले तो भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सवाल उठाए थे। उन सारे सवालों के उत्तर अभी तक मिले नहीं हैं। ये प्रिंटिंग प्रेस का खेल एक अनोखा है जहां पर इस तरह से माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। मगर यह कहानी इतनी बड़ी है कि इतने छोटे से संसाधन से एसओजी के इस कहानी का पटाक्षेप नहीं हो पाएगा। जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, सभी परीक्षाओं की जांच जरूरी है और सभी परीक्षाओं की जांच ये तभी हो पाएगी जब संसाधन ज्यादा भजन लाल शर्मा दें और खुली छूट दें कि चाहे इसका हो या उसका हो, जांच होनी चाहिए। जांच ऐसे नहीं होगी कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी के खिलाफ तो अभियोजन की स्वीकृति दे दी जाए मगर बीजेपी विधायक का भाई है तो उसके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली। इंसाफ होते हुए दिखना चाहिए। और जब ये छपती है खबरें अखबार में तो सोचिए अशोक गहलोत के बारे में बेरोजगार क्या सोचते होंगे। ऐसे खबरें भी कभी ट्वीट किया करें। अशोक गहलोत अपने हैंडल से बहुत सारी खबरें ट्वीट करते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है। क्या ये पढ़ते नहीं होंगे? जब पढ़ते होंगे तो सोचते नहीं होंगे? सोचते होंगे। मगर जब संजय स्रोतिये, हरिप्रसाद शर्मा या बहुत सारे हैं लोग जो उनके मुख्य सचिव थे, उनकी पत्नी संगीता आर्य, ऐसे लोगों को जब वो बैठाते हैं आरपीएससी में या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड में तो क्या सोचकर बैठाते हैं? कुछ तो उनका हित होगा। जब उनका हित होगा तो बेरोजगारों का हित होगा। ये रिश्ता जो है ये टूटना चाहिए, जिसे लेकर हम शुरू से इस मसले पर, उस समय बीएल जाटावत के खिलाफ जब आंदोलन शुरू हुआ था तब से लेकर मैं बेरोजगारों के साथ घूम रहा हूं, इसीलिए कि इसका खुलासा होना चाहिए। और ये जो बड़े मगरमच्छ पकड़ने का दावा करते हैं भजन लाल शर्मा, गिरेबां उन तक पहुंचनी चाहिए, तभी इंसाफ होगा, वरना बीच में लड़ाई छूट जाएगी। विशाल बंसल ने वीके सिंह के जाने के बाद एक भरोसा दिया है और उस भरोसे पर उन्हें खड़ा उतरना होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों की इच्छा यह भी है कि वीके सिंह के जाने के बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की जांच रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जांच अगर जारी रहेगी और लोग पकड़े जाएंगे तो इस परीक्षा के रद्द करने को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसकी मजबूती और बढ़ेगी। हालांकि उसमें भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। अब लौटते हैं किसान आंदोलन के खबरों की तरफ।
किसान आंदोलन हनुमानगढ़ के टीबी में पिछले 15 महीने से चल रहा है। कमोबेश जिस समय भजनलाल की सरकार आई थी उसी समय इस आंदोलन की शुरुआत हो गई थी और उसके बाद धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा। जब कल ये पता था कि 5000 से ज्यादा किसान वहां जुट रहे हैं अपने ट्रैक्टरों के साथ, तो क्या प्रशासन सोया हुआ था? वार्ता के लिए कलेक्टर और एसपी अगर मौके पर आ जाते तो मसला सुलझ भी सकता था। यहां जयपुर में बैठी हुई सरकार आखिर क्यों उस जमीन पर फैक्ट्री लगाना चाहती है जहां पर किसान नहीं चाहते हैं कि उनके यहां यह फैक्ट्री लगे? हरियाणा के ड्यून्स एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री वहां पर लगाई जा रही है और ड्यून्स एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के साथ अशोक गहलोत की सरकार ने 2022 में राइजिंग राजस्थान में एमओयू साइन किया था वहां पर फैक्ट्री लगाने के लिए। अशोक गहलोत सरकार ने सभी जरूरी इजाजतें उस फैक्ट्री को दे रखी है। अब क्या रिश्ता है मैं नहीं जानता, मगर जब बीजेपी की सरकार आई तो बलवान पूनिया जो उस समय अशोक गहलोत के बेहद करीबी थे उन्हें याद आया कि फैक्ट्री यहां पर नहीं लगनी चाहिए। और फिर जो कांग्रेस के वहां विधायक हैं सांगरिया के अभिमन्यु पूनिया, जो उस समय अशोक गहलोत सरकार के साथ नहीं थे या उनके खिलाफ थे, उन्हें भी लगा कि फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए। फिर वहां पर किसानों को उन्होंने जुटाना शुरू किया और आंदोलन हुआ। उसी समय जब बलवान पूनिया या फिर कांग्रेस के दूसरे लोग अशोक गहलोत के साथ थे, 2022 में जब अशोक गहलोत सरकार ने इस फैक्ट्री को लगाने के लिए एमओयू साइन किया राइजिंग राजस्थान के तहत, तो क्यों नहीं रद्द कर दिया गया? आज सारे के सारे कांग्रेस के विधायक जो हैं आंदोलन पे उतारू हैं और अशोक गहलोत के हर पाप को अपने सिर पर लेने के लिए भजनलाल शर्मा इतने आतुर क्यों हैं, यह भी समझ में नहीं आता। वहां पर लोग नहीं चाहते हैं तो फैक्ट्री को रद्द कर दिया जाए। जब वहां के लोगों को लगता है कि हमारा पानी फैक्ट्री पी जाएगा, पानी खराब कर देगा, प्रदूषण होगा, नौकरियों की जरूरत हमें नहीं है, तो फिर दूसरी जगह पर देखना चाहिए। हरियाणा में वैसे भी बहुत सारे जगह हैं खेती के लिए, हरियाणा का मालिक है, हरियाणा में फैक्ट्री लगा ले। सरकार इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकती किसी भी इलाके में फैक्ट्री लगाने के लिए, और इन किसानों से आसानी से बातचीत करके निपटा जा सकता था। हनुमानगढ़ का एक इतिहास रहा है श्रीगंगानगर का। वहां के किसान नाराज होते हैं तो फिर हिंसक हो जाते हैं। उसके अनुसार तैयारी भी नहीं की गई थी। यह दृश्य उस दिन आया है जब राजस्थान में फिर से उद्योगपतियों को बुलाने के लिए प्रवासी राजस्थान का सम्मेलन भजनलाल शर्मा कर रहे थे। अब ये जानबूझकर उसी दिन आंदोलन रखा गया है या नहीं पता नहीं, मगर ये एक अफसोसजनक बात है कि इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। ये किसी भी संस्था के लिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसानों के लिए, राज्य के हित के लिए ठीक नहीं है। हर किसी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और यह फैक्ट्री कहीं और लगे तो इसे शिफ्ट करना चाहिए। अगर किसान नहीं चाहते हैं तो इस फैक्ट्री को नहीं लगने देना चाहिए। आगे बढ़कर और झगड़े को बढ़ाना ठीक नहीं है। वहां पर पहले से इंटरनेट बंद कर दिया गया है, धारा 163 लगा दिया गया है। आज भी कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार किया गया, अभिमन्यु पूनिया घायल हुए। अभिमन्यु पूनिया कांग्रेस के सांसद, इन पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस हिंसा से बचा जा सकता था अगर सरकार और स्थानीय प्रशासन चौकन्ने होते और लोगों को विश्वास में लेकर काम करते। तो अचानक से बिहार चुनाव के बाद वहां पर टेम्परेरी अस्थायी घेरा बनाया जाने लगा और वो भी पुलिस संरक्षण में, जिसकी वजह से किसान आग बबूला हुए और इस तरह की हिंसक घटनाएं हुई। इससे परहेज करना चाहिए। जगह जगह किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनसे वार्ता का क्रम भी जारी रहना चाहिए। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।